स्वागत है आपकी अपनी रहस्यमय कहानियों की दुनिया में हिंदी नोवेल मास्टर पर। यहाँ हर पन्ना एक रोमांच है, हर किरदार एक पहेली और हर कहानी आपको उस सफर पर ले जाती है जहाँ कल्पनाएं अपनी सीमाएं तोड़ देती है। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सारी कहानियां, पात्र, घटनाएं और मोड़ लेखक की कल्पना के ब्रह्मांड में जन्मे हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता महसूस हो तो समझिए वह सिर्फ एक अद्भुत संयोग है। यह सामग्री पूरी तरह मनोरंजन, रोमांच और साहित्यिक आनंद के लिए बनाई गई है। अध्याय 211 प्रयोग में प्रगति। मदद मांगने आया पुराना दोस्त। एसीपी रणविजय ने पिछले कुछ दिन बड़े ही ऐश और आराम में बिताए थे। अब जब काम पर वापस भारत लौटने का वक्त आया तो रणविजय अपनी इन हसीन यादों और रंगीन दुनिया को अलविदा कहते हुए थोड़ा उदास हो गया। धनुष भैया, कभी फुर्सत मिले तो फिर से घुमाने ले चलना। रणविजय ने एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने आए धनुष की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा। ठीक है, जब भी वक्त मिलेगा मैं तुझे कहीं भी घुमाने ले चलूंगा। बस। रणविजय की बातें सुनकर धनुष को हंसी भी आई और थोड़ी झुंझलाहट भी, पर उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। रणविजय भारत लौट गया और धनुष भी गरुड़ रक्षक दल के मुख्यालय वापस आ गया। गरुड़ रक्षक दल के हेडक्वार्टर लौटते ही धनुष ने उन दो विशेषज्ञों के प्रयोग की प्रगति के बारे में पूछताछ की। प्रयोग में कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन वह राक्षस ऐसा कैसे बना, ये समझने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। गरुड़ रक्षक दल पिछले कुछ समय से उस विरोधी देश के लोगों की तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वे लोग हवा में कहीं गायब हो गए हों। अभिमन्यु भाई, प्रयोग में जैसे ही कोई नया मोड़ आए मुझे खबर कर देना। और आप दोनों एक्सपर्ट्स, जितनी ज़रूरत हो हमारा सहयोग लें। हमें उस विरोधी देश के मामले पर भी नज़र रखनी होगी और उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। जाने से पहले धनुष ने अभिमन्यु को कुछ ज़रूरी निर्देश दिए। बेफिक्र रहिए। धनुष की बातें सुनकर अभिमन्यु ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगा। गरुड़ रक्षक दल की क्षमताओं पर धनुष को पूरा भरोसा था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेन पकड़कर वापस भारत लौट आया। ... अरे करण, क्या हुआ? धनुष को भारत लौटे एक हफ्ता हो चुका था और उसकी दिनचर्या काफ़ी नियमित चल रही थी। वह अपने आभार पॉइंट्स बढ़ते देख मुस्कुरा रहा था कि अचानक करण ओबरॉय का फ़ोन आया। धनुष ने हैरान होकर पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। धनुष की बात सुनकर करण ने एक फीकी हंसी के साथ पूछा, ठीक है, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, आ जाओ। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा। करण अभी भी पहेलियाँ बुझा रहा था। इंतज़ार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। मैं भी दिल्ली में ही हूँ। इतना कहकर करण ने तुरंत फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद करण और दीपिका उस रिहायशी इलाके में पहुँच गए जहाँ धनुष रहता था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? करण और दीपिका को साथ देखकर धनुष को थोड़ी हैरानी हुई। दीपिका ने धनुष की बात सुनी और महसूस किया कि वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा है। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन धनुष समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तुम दोनों कब साथ आए? धनुष को याद था कि कुछ समय पहले तक तो करण उस विरोधी देश में मजे कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में वह दीपिका को भी अपने साथ मिला लेगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं बाहर जाने से पहले हमेशा दीपिका को बता देता हूँ। वह सब बस मजाक था, मैंने सिर्फ थोड़ी शराब पी थी। धनुष की घूरती नज़रों को महसूस कर करण ने तुरंत सफाई पेश कर दी। धनुष हल्का सा हंसा और सिर हिला दिया। उसे चिंता थी कि कहीं दीपिका गलतफहमी का शिकार न हो जाए। अच्छा बताओ, इस बार मुझसे मिलने की क्या खास वजह है? धनुष ने करण और दीपिका की ओर देखा और सीधे मुद्दे की बात पूछी। जोया दी और दीपिका एक मुसीबत में फंस गई हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद ली जाए। दीपिका को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे, लेकिन करण ने बिना किसी झिझक के सीधे बात कह दी। हैं, क्या हो गया? ये सुनकर धनुष के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आखिर ऐसा क्या हो गया? वह काफ़ी समय से विदेश में था और सना खान फिल्म में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि जोया खान और दीपिका के साथ क्या हुआ है। तुम्हें द आइलैंड अवार्ड सेरेमनी वाली घटना याद है? करण ने धनुष की ओर देखते हुए सीधा सवाल किया। क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर से कोई बवाल किया? क्या इसका असर दीपिका और जोया दी पर पड़ेगा? धनुष ने तेवर कड़े कर लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण का इशारा किस तरफ है। हाँ, द आइलैंड वालों ने दिल्ली में संपर्क किया और यहाँ के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढ निकाला। वे चाहते हैं कि दिल्ली वाले द आइलैंड के कलाकारों पर लगे प्रतिबंध हटा दें, ताकि वे फिर से मुख्य भूमि पर आकर पैसा कमा सकें। और दिल्ली वाले इसके लिए राजी होने ही वाले थे। जब जोया दी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका पर्दाफाश कर दिया, जिससे द आइलैंड के कलाकारों के यहाँ आने के खिलाफ ऑनलाइन विरोध फिर से शुरू हो गया।
इंटरनेट पर जनता की राय इतनी प्रबल थी कि जिस व्यक्ति ने द आइलैंड के कलाकारों से वादा किया था वह भी पीछे हट गया। तो उस प्रभावशाली व्यक्ति ने अपना सारा गुस्सा जोया दी पर निकाल दिया और उनकी कंपनी के पीछे पड़ गया। इस दौरान जोया दी की कंपनी की कड़ी जांच और कार्रवाई की जा रही है और दीपिका व अन्य लोग जो टीवी सीरीज शूट कर रहे हैं उस पर भी बुरा असर पड़ा है। करण ने भी एक कड़वी मुस्कान के साथ पूरी कहानी बयां कर दी। क्या धनुष ने कभी नहीं सोचा था कि जोया दी को सिर्फ इस वजह से इतनी कड़ी जांच और दबाव का सामना करना पड़ेगा? मैं समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। जोया दी पर कार्रवाई के पीछे आखिर है कौन? धनुष ने करण से सवाल किया। तथ्य यह है कि न तो करण और न ही जोया खान इस मामले को संभाल पा रहे थे, जो साफ दर्शाता था कि इसके पीछे का व्यक्ति काफी ताकतवर है, वरना करण मदद मांगने नहीं आता। ठकराल परिवार, युवराज ठकराल। करण ने कुछ नहीं छिपाया और सीधे एक नाम ले दिया, युवराज ठकराल। ये नाम सुनकर धनुष उलझन में पड़ गया। उसने पहले कभी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। तुम उसे नहीं जानते? धनुष के चेहरे के भाव देखकर करण ने हैरानी से पूछा। क्या मुझे उसे जानना चाहिए? धनुष ने पलटकर सवाल दाग दिया। ये सुनकर करण के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। धनुष की अपनी कंपनी है और ताज ग्रुप के साथ उसका रुतबा और स्थिति देश में सबसे ऊपर है। जिंदल और खन्ना परिवार के उसके पीछे होने के कारण पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जिन्हें जानने की उसे जरूरत पड़े। जिंदल और खन्ना परिवार के सदस्यों के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी जान पहचान के लायक हो। ठकराल परिवार दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है और उनके पास बहुत मजबूत राजनीतिक पकड़ है। युवराज ठकराल उसी परिवार का वारिस है। हालांकि वह राजनीति या बिजनेस में नहीं है और उसे राजधानी का बिगड़ैल रईस से ज़्यादा कहा जा सकता है, लेकिन पूरा ठकराल परिवार उसकी पीठ पर हाथ रखता है, इसलिए कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। इस बार द आइलैंड वालों ने भी युवराज ठकराल से संपर्क किया था ताकि भारत उनके कलाकारों पर से प्रतिबंध हटा ले, लेकिन जोया दी ने भांडा फोड़ दिया, इसलिए युवराज ने अपना गुस्सा उन पर निकाला। तुम्हें पता है कि हालांकि हमारा ओबरॉय परिवार बुरा नहीं है, फिर भी हम ठकराल परिवार जैसे विशालकाय हाथी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम बीच में आकर उससे बात कर सको। करण ने धनुष को युवराज ठकराल की असली पहचान भी बता दी। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं जोया दी की कंपनी की समस्याओं को भी जल्द से जल्द सुलझा दूंगा। करण की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया और हामी भर दी। अध्याय 212, संकट का समाधान, चोर मचाए शोर। धनुष ने उसी दिन युवराज ठकराल से मिलने का समय तय किया। जब युवराज को पता चला कि किसी ने उससे मिलने का समय मांगा है और वह धनुष नाम के किसी शख्स को जानता भी नहीं, तो उसने तुरंत मिलने से इनकार कर दिया। जब धनुष जिंदल परिवार में लौटा था तो परिवार ने अपने करीबी हलकों में एक बयान जारी किया था, लेकिन बहुत से लोगों ने धनुष को कभी देखा नहीं था, केवल उसका नाम सुना था। खासकर जिंदल परिवार में लौटने के बाद वह केवल अपने और खन्ना परिवार के लोगों को जानता था और किसी को नहीं। उसे लौटे हुए इतना समय बीत चुका था कि बहुत से लोग उसे भूल भी चुके थे। उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। युवराज का जवाब सुनकर धनुष ने एक ठंडी और व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसने इस बार युवराज से मिलने के लिए केवल ताज ग्रुप के नाम का इस्तेमाल किया था, जिंदल या खन्ना परिवार के नाम का नहीं। धनुष भैया। दीपिका ने धनुष के चेहरे पर आए गंभीर भावों को देखा और थोड़ी डरते हुए उसे धीरे से पुकारा। क्यों भाई, लगता है अब तुम्हारा नाम भी काम नहीं कर रहा। करण ने मौके का फायदा उठाते हुए धीरे से ताना मारा। कोई बात नहीं, अगर सामने वाला हमसे मिलने को तैयार नहीं है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद चलकर हमारे पास आएगा। करण का ताना सुनकर धनुष ने उसे घूर कर देखा और फिर दीपिका को तसल्ली दी कि सब ठीक है। धनुष ने कुछ फोन कॉल किए और ये सभी कॉल जिंदल और खन्ना परिवार के आधिकारिक संपर्कों को किए गए थे। जब जिंदल और खन्ना परिवार को धनुष का कॉल मिला तो वे स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। बारीकी से निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि जोया खान की कंपनी में वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। जल्द ही जोया की कंपनी का काम फिर से सामान्य हो गया और उसके कलाकार बिना किसी रुकावट के फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग जारी रख सके। दीपिका, क्या तुमने धनुष से मदद मांगी थी? इस बारे में पता चलते ही जोया ने तुरंत दीपिका से संपर्क किया। हाँ दी, हम इस वक्त धनुष भैया के पास ही हैं। तुम लोग कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ। पता चलते ही जोया एक प्राइवेट रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ी। जोया दी। जोया को आते देख धनुष और बाकी दोनों ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। धनुष, इस बार मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारी कंपनी की मदद करके तुमने शायद ठकराल परिवार और युवराज को नाराज कर दिया है। जोया ने धनुष का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही उसे आगाह भी कर दिया। ठकराल परिवार को नाराज कर दिया। जोया की बात सुनकर धनुष और बाकी दोनों एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। जब युवराज ने हमारी कंपनी पर हमला किया तो उसने ठकराल परिवार के नाम पर ऐसा किया। जाहिर है ठकराल परिवार की भी इसमें मौन सहमति थी।
वरना मेरी जान पहचान से मैं ठकराल परिवार के एक बिगड़ैल लड़के के हमले को आसानी से रोक सकती थी। जोया ने भी धनुष को बिना कुछ छिपाए पूरी कहानी बता दी। यार धनुष, मुझे ये नहीं पता था, ये तो गड़बड़ हो गई। धनुष भैया सॉरी। करण और दीपिका जोया का मतलब समझ गए। जोया की कंपनी पर यह हमला युवराज का निजी काम नहीं था, बल्कि ठकराल परिवार का था। जोया और उसकी कंपनी के लिए खड़ा होकर धनुष ने सीधे सीधे ठकराल परिवार के खिलाफ कदम उठाया था और अनजाने में उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। इसीलिए दोनों ने धनुष से माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मैंने एक बार कहा था कि जो कोई भी उन विदेशी लोगों की मदद करने की हिम्मत करेगा वो मेरा दुश्मन है। इस बार मैंने ठकराल परिवार से पहले दुश्मनी नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझसे पहले दुश्मनी मोल ली है। मैंने अपने परिवार से जोया दी की कंपनी का मामला सुलझाने के लिए कह दिया है। चूंकि मेरे परिवार में से किसी ने कुछ नहीं कहा तो जाहिर है उनकी अपनी कोई योजना होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों की बातें सुनकर और करण व दीपिका को माफ़ी मांगते देख धनुष ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा। धनुष की बातें सुनकर जोया और बाकी दोनों ने राहत की सांस ली। अगर धनुष ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह इस मामले को संभाल सकता है। जोया की कंपनी की समस्याएं सुलझने के बाद ठकराल परिवार को भी खबर मिल गई कि जिंदल परिवार ने इसमें दखल दिया है। ये जानकर ठकराल परिवार ने आगे कुछ नहीं किया। जाहिर है वे उन बाहरी लोगों के लिए और पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन युवराज ठकराल अपना गुस्सा नहीं दबा सका। अगर यह काम हो जाता तो उसे बहुत फायदा होता। धनुष ने मामला सुलझा दिया था, जिससे युवराज का सारा फायदा मिट्टी में मिल गया। ये बात उसे आग बबूला करने के लिए काफ़ी थी। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके युवराज ने धनुष की लोकेशन पता कर ली। वह पूरे गुस्से में सीधे धनुष के पास पहुंचा। धनुष ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि युवराज अपने गुंडों की एक पूरी फौज लेकर वहां आ धमका था और उसके तेवर बेहद आक्रामक थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवराज इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा। कमीने, तो तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ा है। युवराज ने प्राइवेट रूम में मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर धनुष पर अपनी नज़रें टिका दी। उसकी आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। युवराज की बात सुनकर धनुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुझे क्या लगता है तू जिंदल परिवार का है तो हर कोई तुझसे डर जाएगा? मैं तुझे बता दूं, मैं तुझसे नहीं डरता। आज तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धनुष का निडर रवैया देखकर युवराज का पारा और चढ़ गया। वह गुस्से से दहाड़ा और अपने एक आदमी के हाथ से लकड़ी का डंडा छीनकर पूरी ताकत से धनुष पर दे मारा। धनुष ने ठंडी मुस्कान के साथ युवराज को डंडा घुमाते हुए देखा। वह न तो पीछे हटा और न ही उसने खुद को बचाया। डंडा सीधे धनुष के सिर पर लगा और पल भर में उसके सिर से खून की धार बह निकली। सिर से खून बहता महसूस कर धनुष के होठों पर तुरंत एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। करण, पुलिस को फोन किया? धनुष ने करण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। चिंता मत कर, पुलिस को खबर कर दी है। जब करण ने युवराज को आक्रामक होकर आते देखा था तभी उसने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया था। धनुष की बात सुनकर वह तुरंत उसका इशारा समझ गया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुलिस को बुला लिया तो क्या उखाड़ लोगे? कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? युवराज अभी भी घमंड में चूर था। उसने अंजाम की परवाह किए बिना अपनी अकड़ दिखाई। मारो सालों को, बुरी तरह मारो, जो होगा मैं देख लूंगा। युवराज अपनी दादागिरी का आदी था और इस पल उसने सीधे अपने गुर्गों को आदेश दे दिया। जी छोटे मालिक। युवराज का आदेश मिलते ही गुर्गों ने जोर से हुंकार भरी और तुरंत धनुष, करण और बाकी लोगों पर टूट पड़े। दीपिका, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। करण ने अपनी ओर दौड़ते हुए गुंडों को देखा और तुरंत एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी, फिर पास खड़ी दीपिका के कान में कुछ फुसफुसाया। धनुष और करण ने एक साथ हरकत की। हालांकि करण की ताकत धनुष जितनी नहीं थी, लेकिन वह भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। दोनों ने मिलकर पलक झपकते ही सारे गुंडों को जमीन चटा दी। ये नज़ारा देखकर युवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष और करण की ताकत इतनी भयानक होगी। जैसे ही धनुष और करण युवराज के करीब पहुंचे, इंस्पेक्टर टोपी भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। युवराज को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, लेकिन ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अध्याय 213, न्याय का तराजू और कंपनी का तबादला। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सबूत है कि इन्होंने हम पर पहले हमला किया और हमने सिर्फ आत्मरक्षा की। दीपिका खड़ी हुई और उसने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह इंस्पेक्टर टोपी को सौंप दिया। तेरी तो। दीपिका की बात सुनकर युवराज गालियां बकने लगा और उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की। गनीमत थी कि दीपिका वक्त रहते पीछे हट गई, वरना युवराज कामयाब हो जाता। यह क्या बदतमीजी है? इंस्पेक्टर टोपी भी युवराज की इस हरकत पर भड़क गए और जोर से डांट लगाए। इंस्पेक्टर ने बैकअप के लिए और फोर्स बुलाए और सबको थाने ले गए। युवराज को थाने लाया गया। थाने के बड़े साहब युवराज को पहचानते थे, आखिर वह उनके इलाके का पुराना मेहमान जो था।
छोटे मालिक, माफ करना, हमारे आदमियों ने गलती से आपको पकड़ लिया। मैं अभी आपको रिहा करता हूँ। थाने के प्रभारी की हिम्मत नहीं थी कि वह युवराज को नाराज करे, इसलिए उसने खुद माफी मांगी। क्या यही आपका कानून है? जब दीपिका ने देखा कि थानेदार असली मुजरिम युवराज को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वह गुस्से से बोली, ए लड़की, बकवास बंद कर। हमने जांच कर ली है। तुम लोगों ने ही छोटे मालिक को फंसाने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों से तुम पर हमला करवाया। कौन जानता था कि तुम पुलिस का विरोध करने की भी हिम्मत करोगे? थानेदार साफ तौर पर युवराज का ही आदमी था, इसलिए वह उसी की तरफदारी कर रहा था। आप, ठीक है दीपिका, गुस्सा मत करो। धनुष ने गुस्से से लाल पीली हो रही दीपिका को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने बस थानेदार को एक ठंडी नज़र से देखा और कुछ नहीं कहा। फिर वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। धनुष का ये रूप देखकर करण ने दीपिका को तसल्ली दी कि चिंता की कोई बात नहीं, इस थानेदार की शामत आने वाली है। जोया, जो थोड़ी समझदार थी, उसने बस थानेदार को एक नज़र देखा और चुपचाप इंतजार करने लगी कि आगे क्या होता है। इससे पहले कि युवराज थाने से बाहर निकल पाता, उसके बड़े अफसर यानी डीजीपी कादिर सीधे वहां आ धमके। थानेदार तो उन्हें सलाम ठोकने के लिए दौड़ा, लेकिन डीजीपी साहब ने उस छोटे अफसर की तरफ देखा तक नहीं और सीधे धनुष के पास आए। छोटे मालिक जिंदल, आप ठीक तो हैं? अपने बड़े साहब को धनुष के साथ इतनी इज्जत से पेश आते देख थानेदार को समझ आ गया कि धनुष का रुतबा युवराज से कम नहीं है। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और बस यही बड़बड़ाता रहा, मारे गए। अब तो पक्का मारे गए। मैं ठीक हूँ कादिर चाचा, बस उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में न्याय होगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा। कादिर की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया और अपने सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के अफसर से कहा, बेफिक्र रहिए छोटे मालिक, हम एकदम निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे और आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। कादिर ने स्वाभाविक रूप से धनुष की हाँ में हाँ मिलाए। कादिर ने किसी से दीपिका द्वारा दिया गया सबूत लाने को कहा, लेकिन सामने वाले ने बताया कि थाने के लोगों ने उसे डिलीट कर दिया है। ये सुनकर धनुष बस मुस्कुराया। उसने चुटकियों में सारा डेटा रिकवर कर लिया और मामला आसानी से सुलझा दिया। कादिर चाचा, आपके विभाग में अभी भी कुछ काली भीड़ें मौजूद हैं। उन्हें जल्द से जल्द निकालना होगा, वरना आम जनता के लिए यह बहुत बुरा होगा। धनुष ने कादिर को सलाह दी। कादिर ने भी इस बात को गांठ बांध लिया। चूंकि धनुष और उसके साथी पीड़ित थे और धनुष घायल भी था, इसलिए वह तुरंत थाने से निकल गया। रही बात आगे की कार्यवाही की, तो उसे संभालने के लिए लोग मौजूद थे। हालांकि युवराज की जान पहचान और पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी और ठकराल परिवार सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था, लेकिन जिंदल और खन्ना परिवार भी किसी से कम नहीं थे। ठकराल परिवार को भी पता चल गया कि युवराज ने धनुष पर हमला किया था, जो अब अस्पताल में भर्ती है। युवराज को इंस्पेक्टर टोपी ले गए थे और उसे जल्द ही जेल होने वाली थी। ठकराल परिवार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। अगर युवराज को जेल हो गई तो यह उनकी साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा, ऐसा धब्बा जो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। ठकराल परिवार ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था, इसलिए उनके बड़ों ने मामले को रफा दफा करने के लिए जिंदल परिवार के बड़ों से संपर्क किया। जब विक्रांत सूर्यवंशी को ठकराल परिवार के बड़े नेताओं का फोन आया, तो वे भी पूरी तरह हैरान रह गए। विक्रांत ने ठकराल परिवार की बात मानने से पहले सीधे धनुष से संपर्क किया। धनुष ने विक्रांत को अपना असली मकसद बता दिया। विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि धनुष इस मामले का इस्तेमाल उनके लिए रास्ता बनाने में करेगा। हालांकि यह मामला उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार नहीं था, लेकिन ये धनुष की अच्छी नीयत थी और विक्रांत ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। विक्रांत और ठकराल परिवार के बीच समझौता हो गया। नतीजतन युवराज को माफ़ी मिल गई और बात वहीं खत्म हो गई। धनुष भी अस्पताल से बाहर आ गया। यह मामला पूरी तरह सुलझ चुका था। धनुष, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। अगर तुम न होते तो हम सच में इस मुसीबत से नहीं निकल पाते। जब जोया की कंपनी का मामला सुलझ गया, तो जोया ने कंपनी के सभी लोगों को, जिनमें धनुष भी शामिल था, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। जोया दी, आप शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन इस घटना के बाद ठकराल परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए हैं। ठकराल परिवार शायद आपको कुछ न कहे, लेकिन युवराज जरूर आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप पूरी कंपनी दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट कर लें। एक बार हम बेंगलोर आ गए तो युवराज के लिए गड़बड़ करना इतना आसान नहीं होगा। वैसे भी बेंगलोर मेरा इलाका है, तो अगर युवराज वहां कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे आसानी से देख लूंगा। जोया की बात सुनकर धनुष हंसा और फिर अपना सुझाव रखा। मैंने इस बारे में सोचा है। मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर को बेंगलोर ले जाने का विचार किया था, लेकिन इसका कुछ असर तो पड़ेगा ही। अब जब दिल्ली का मसला पूरी तरह हल हो गया है, तो मैं पूरी कंपनी बेंगलोर ले जाऊंगी। जोया ने गंभीरता से सिर हिलाया और धनुष को जवाब दिया। बढ़िया। धनुष समझ गया कि जोया ने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा।
खाना खत्म होने के बाद जोया भी दिल्ली के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए निकल गई। उसकी योजना अपनी पूरी कंपनी को दिल्ली से बाहर निकालने की थी। करण और दीपिका साथ निकल गए। अब वे क्या करने वाले थे ये तो वही जाने। जब धनुष घर लौटा तो उसे सना खान का फोन आया। धनुष, हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, सब संभाल लिया गया है, तुम चिंता मत करो। सना का मैसेज मिलने के बाद धनुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह समझ गया कि जोया ने शायद सना को अभी तक ये नहीं बताया था कि मामला सुलझने के बाद धनुष ने फिर से वही सुझाव दिया है। इसलिए जोया स्वाभाविक रूप से कंपनी को बाहर ले जाने के बारे में एक शेयर होल्डर के रूप में सना से चर्चा करना चाहती होगी। ये सुनकर कि मामला सुलझ गया है, सना ने राहत की सांस ली। दोनों ने कुछ देर और बातें की और फिर फोन रख दिया। सना अब जोया से कंपनी को पूरी तरह दिल्ली से बाहर ले जाने के बारे में चर्चा करना चाहती थी। अध्याय 214 रहस्यमयी राक्षस मंजिल उत्तरी म्यांमार। जोया की कंपनी के मामले निपटाने के बाद धनुष करीब 15 दिनों तक घर पर ही रहा। इन 2 हफ्तों में धनुष की जिंदगी बड़ी ही अनुशासित रही। खाना, टिप देना, गेम खेलना और सोना। हाँ भाई रणविजय, आज कैसे याद किया? क्या फिर से छुट्टी मिल गई और चाहते हो कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं? उस शाम जब धनुष गेम खेल कर हटा तो अचानक एसीपी रणविजय का फोन आया और उसने मजाक में पूछा, नहीं, इस बार डायरेक्टर नागपाल ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ओह, बताओ क्या बात है? डायरेक्टर नागपाल का नाम सुनते ही धनुष का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है जिस राक्षस पर तुम लोग रिसर्च कर रहे थे वो हमारे देश की सीमा पर देखा गया है। रणविजय का लहजा बेहद संजीदा हो गया। क्या तुम कहाँ हो? मैं खुद आकर देखता हूँ। ये सुनते ही धनुष तुरंत बोला, हम इस वक्त कुर्ग के पास एक दूरदराज के सीमावर्ती कस्बे में हैं। तुम यहाँ आ जाओ। रणविजय ने जब सुना कि धनुष खुद वहाँ आना चाहता है तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धनुष को एक खास पता दे दिया। धनुष ने डायरेक्टर नागपाल से भी संपर्क किया, जिन्होंने सेना को हेलीकॉप्टर से उसे सीधे उस कस्बे तक पहुंचाने का आदेश दिया। जब धनुष उस सीमावर्ती कस्बे में पहुंचा तो पूरा इलाका सील कर दिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बॉर्डर टाउन के बाहर अनगिनत हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। हालांकि धनुष हेलीकॉप्टर से आया था, फिर भी उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। धनुष ने बहस नहीं की और सीधे रणविजय को फोन लगा दिया। धनुष का फोन आते ही रणविजय भागता हुआ कस्बे से बाहर आया। ये वो एक्सपर्ट हैं जिन्हें हमने बुलाया है, रणविजय ने ड्यूटी पर तैनात सैनिकों से कहा और तब जाकर धनुष अंदर जा सका। जब धनुष कस्बे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कस्बे का काफी हिस्सा तबाह हो चुका था और चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। जाहिर है वह राक्षस यहाँ आया था और उसने कत्लेआम मचाया था। ये तो सच में वही राक्षस है। धनुष ने वह वीडियो देखा जो रणविजय चला रहा था। वीडियो में दिख रहा हरे रंग का वह जीव वही राक्षस था जिसे गरुड़ रक्षक दल ने पकड़ा था। भाई, वह राक्षस गया कहाँ? धनुष ने रणविजय की ओर देखा और ठंडी आवाज में पूछा। अगर इस राक्षस ने भारत में ऐसी हरकत करने की जुर्रत की है तो उसका अंत निश्चित है। हमारे अंदाजे के मुताबिक उसने सीमा पार कर ली है और उत्तरी म्यांमार की तरफ बढ़ गया है। डायरेक्टर नागपाल ने बताया कि उत्तरी म्यांमार में तुम्हारी कुछ जान पहचान है और वो चाहते हैं कि उस राक्षस को पकड़ने के लिए तुम हमें लीड करो। रणविजय ने बिना कुछ छिपाए साफ साफ कह दिया। ठीक है। रणविजय की बात सुनकर धनुष तुरंत तैयार हो गया। वह उस राक्षस को मारने के लिए कृतसंकल्प था जिसने भारत में उपद्रव मचाने की हिम्मत की थी। अगर डायरेक्टर नागपाल और रणविजय न भी कहते तब भी इस मामले का पता चलने पर वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। मेरे सारे आदमियों को काम पर लगाओ, उस राक्षस को उत्तरी म्यांमार में तुरंत ढूंढ निकालो। धनुष ने सीधे सुल्तान से संपर्क किया और उसे आदेश दिया। उसकी रोबदार बातें सुनकर रणविजय हैरानी से धनुष को देखने लगा। भाई, ये राक्षस बेहद खूंखार है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें पूरी ताकत चाहिए होगी। शायद हम अपने साथ हथियार न ले जा सकें, लेकिन मैं इंतजाम करवा लूंगा। तो तुम जल्द से जल्द कुछ काबिल लोगों से संपर्क करो, हम तुरंत उत्तरी म्यांमार के लिए निकलेंगे। धनुष ने रणविजय को निर्देश दिया। ठीक है। रणविजय ने भी देर नहीं की और तुरंत सहमत हो गया। फिर उसने डायरेक्टर नागपाल को इस बारे में सूचित किया। डायरेक्टर नागपाल ने भी सुरक्षा ब्यूरो के शीर्ष कर्मियों से संपर्क किया जो रणविजय के साथ इस मिशन को अंजाम देने के लिए सीमावर्ती शहर में आए। मयान स्क्वाड। रणविजय सुरक्षा ब्यूरो के उन सदस्यों को देखकर काफी हैरान था जो अभी अभी पहुंचे थे, जिनमें से हर एक के चेहरे पर म्यान के निशान वाला मुखौटा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्यूरो चीफ इस टीम को भेजेंगे। मयान स्क्वाड सुरक्षा ब्यूरो की सबसे कुलीन इकाई है। रणविजय वास्तव में मयान स्क्वाड में शामिल होने और यहां तक कि उसका कप्तान बनने के काबिल था। लेकिन मयान स्क्वाड जो मिशन करता था वे बहुत खतरनाक होते थे और वे सभी विदेश में होते थे। खन्ना परिवार रणविजय की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और उसने उसे मयान स्क्वाड में शामिल होने से मना कर दिया, जो रणविजय के लिए एक मलाल था।
रणविजय ने कभी नहीं सोचा था कि आज वह मयान स्क्वाड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ पाएगा। कैप्टन रणविजय। मयान स्क्वाड स्वाभाविक रूप से रणविजय को पहचानता था, जो देश में एक जाना माना नाम था और जिसके पास कई सैन्य उपलब्धियां थीं। शमशेर, जो मयान स्क्वाड का एक सदस्य था, रणविजय के पास आया और उसे आवाज दी। शमशेर, बहुत समय बाद मिले। रणविजय ने भी मुस्कुराते हुए शमशेर से कुछ कहा। हालांकि दोनों ने साथ में लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन वे एक दूसरे को जानते थे। आप जरूर मिस्टर धनुष होंगे, जो इस बार हमारी टीम के इंचार्ज हैं। शमशेर ने सिर हिलाया और रणविजय के बगल में खड़े धनुष की ओर देखते हुए सवाल किया। इंचार्ज? उसकी बात सुनकर धनुष ने उलझन भरे भाव से शमशेर की ओर देखा। उसे इस बारे में पता नहीं था। जी, डायरेक्टर नागपाल ने हमें बताया कि आप पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। आप ही इस ऑपरेशन के प्रमुख हैं और हमारी पूरी मयान स्क्वाड, साथ ही कैप्टन रणविजय को आपके आदेश का पालन करना होगा। आप ऑपरेशन के मुख्य प्रभारी हैं और कैप्टन रणविजय दूसरे नंबर पर। शमशेर ने डायरेक्टर नागपाल के शब्द दोहरा दिए। ठीक है। शमशेर की बात सुनकर धनुष ने मना नहीं किया और तुरंत मान गया। उत्तरी म्यांमार की यह यात्रा पूरी तरह से धनुष के संपर्कों और संसाधनों पर निर्भर थी, इसलिए धनुष को ही इंचार्ज होना चाहिए था। क्या सब आ गए? धनुष जल्दी ही इंचार्ज की भूमिका में आ गया और सबसे पूछा। सब आ गए हैं मिस्टर धनुष, भीड़ ने जोर से जवाब दिया। ठीक है, अब से मेरे निर्देशों का पालन करो। हम भारत छोड़कर सीधे उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ेंगे। सीमा पर पहुंचते ही कोई हमें लेने आएगा। धनुष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सबको इकट्ठा करके भारत की सीमा से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही धनुष ने सीमा के बाहर कदम रखा, 1 दर्जन से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां उसकी ओर आती दिखाई दी। मयान स्क्वाड के सदस्यों ने बख्तरबंद गाड़ियों को आते देखा और तुरंत सतर्क हो गए। सीमा पर तैनात सैनिक भी मुस्तैद हो गए। रुको, ये मेरे आदमी हैं। धनुष ने सबके चेहरों पर तनाव देखा तो उन्हें बताया। छोटे मालिक। धनुष की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही 1 दर्जन से ज्यादा पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर निकले और आदरपूर्वक धनुष का अभिवादन किया। उस पल मयान स्क्वाड और सीमा पर तैनात सैनिकों को धनुष पर विश्वास हुआ। चलो, इन गाड़ियों में बैठो और सीधे उत्तरी म्यांमार चलो, धनुष ने उनसे कहा और फिर पूरा समूह बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर उत्तरी म्यांमार की ओर निकल पड़ा। अध्याय 215, राक्षस की तलाश, गलतफहमी और डांट। धनुष और उसका समूह बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षित उत्तरी म्यांमार पहुंच गया। उत्तरी म्यांमार में तो गजब का बदलाव आया है। हाँ, मैंने भी सुना है। यहाँ के 4 बड़े परिवारों का सफाया हो गया है और अब महाकाल गैंग नाम की एक ताकत ने पूरे उत्तरी म्यांमार पर कब्जा कर लिया है। कभी सोचा नहीं था कि जिस उत्तरी म्यांमार में इतनी अराजकता थी, वो कभी सुधर भी पाएगा। उत्तरी म्यांमार का सुधरना भारत के लिए भी अच्छा है। कम से कम भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामले तो काफ़ी कम हो गए हैं। गाड़ी में बैठे बैठे मयान स्क्वाड और रणविजय उत्तरी म्यांमार में आए बदलावों पर आहें भरे बिना नहीं रह सके। वे सभी किसी न किसी मिशन पर उत्तरी म्यांमार आ चुके थे। उस समय यहाँ जंगलराज था। अब की तुलना में यह ज़मीन आसमान का फर्क था। धनुष उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वह बस मुस्कुराया और बीच में कुछ नहीं बोला। बख्तरबंद गाड़ियां बिना किसी रुकावट के उत्तरी म्यांमार में दाखिल हो गईं। उतरो। जब गाड़ियां रुकीं, तो धनुष और बाकी लोग एक एक करके बाहर निकले। भाई, ये क्या चल रहा है? रणविजय ने देखा कि वे एक होटल पर रुके हैं। उसने उलझन भरी नज़रों से धनुष की ओर देखा। हालांकि मयान स्क्वाड के सदस्य कुछ बोले नहीं, लेकिन वे सब धनुष को ही देख रहे थे, ये जानने के लिए कि उसका इरादा क्या है। हम होटल में आराम करने आए हैं और क्या? उनकी बातें सुनकर धनुष मुस्कुराया और होटल की ओर बढ़ गया। भाई, हम यहाँ मिशन पूरा करने आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं। ये सुनकर कि धनुष का इरादा आराम करने का है, रणविजय ने तुरंत उसे याद दिलाया। वे यहाँ उस राक्षस को जल्द से जल्द पकड़ने और रिपोर्ट करने आए थे, न कि सुस्ताने। मयान स्क्वाड के लोग चुप रहे, उनकी नज़रें धनुष पर टिकी थीं। सबको लग रहा था कि यह आदमी एकदम गैर जिम्मेदार है। क्या तुम्हें पता है कि वो राक्षस कहाँ है? धनुष ने रणविजय की बात सुनी, फिर मयान स्क्वाड की ओर देखा और शांति से वही सवाल पूछा। हम उत्तरी म्यांमार इसलिए आए क्योंकि हमें नहीं पता था कि राक्षस कहाँ है। अब जब हम यहाँ हैं, तो हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए ताकि मिशन पूरा हो सके। मयान स्क्वाड के एक सदस्य ने धनुष से सीधे और रूखे स्वर में कहा। रणविजय इस बार चुप रहा, वह भी धनुष की ओर देख रहा था। उत्तरी म्यांमार न तो इतना बड़ा है और न ही इतना छोटा। हम मुट्ठी भर लोग उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? और अगर मिल भी गया तो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले उस राक्षस को काबू कर लोगे? अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो थोड़ा आराम करो। मैंने उत्तरी म्यांमार के अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया है। जैसे ही उन्हें राक्षस की लोकेशन मिलेगी, हम तुरंत हमला कर देंगे। धनुष ने शांति से उनके सवाल का जवाब दिया और सीधे होटल के अंदर चला गया।
रणविजय और उसकी टीम ने देखा कि धनुष होटल में चला गया है और सचमुच आराम करने का इरादा रखता है। मयान स्क्वाड के सभी सदस्यों ने रणविजय की ओर देखा, उसके फैसले का इंतजार करते हुए। अंदर चलो, आराम करते हैं। रणविजय जानता था कि विदेश में धनुष का रसूख बहुत तगड़ा है, तो अगर धनुष ऐसा कह रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। सबसे बड़ी बात, धनुष सही था। उत्तरी म्यांमार के स्थानीय लोग चप्पे चप्पे पर फैले हैं। अगर वे उस राक्षस को नहीं ढूंढ पाए तो ये लोग जो इस इलाके से अनजान हैं, उनके लिए ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। खबर का इंतजार करना ही बेहतर है। जी सर। मयान स्क्वाड के पास रणविजय की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और पूरा समूह होटल में दाखिल हो गया। सब ने होटल में डेरा डाल दिया। लगातार 3 दिन तक आराम करने के बाद अब रणविजय और उसकी टीम का सब्र जवाब दे रहा था। 3 दिनों में हो सकता है कि राक्षस यहाँ से निकल गया हो या फिर उसका नामो निशान मिट गया हो। भाई, अब हम और होटल में नहीं पड़े रह सकते। 3 दिन बीत चुके हैं, अगर हम यहाँ और रुके तो हम सच में उस राक्षस को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रणविजय ने धनुष को ढूंढा और उसे अपनी चिंता बताई। तैयार हो जाओ, हमें राक्षस का सुराग मिल गया है। रणविजय की बात सुनकर धनुष ने सीधे उसे बताया, मिल गया। ये सुनते ही रणविजय की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मयान स्क्वाड को ढूंढा और उन्हें जल्द से जल्द इकट्ठा होने को कहा, क्योंकि अब एक्शन का वक्त था। जाते हुए रणविजय को देखकर धनुष ने सिर हिला दिया। जब पूरी मयान स्क्वाड धनुष के कमरे में जमा हो गई तो धनुष ने उनमें से हर एक को देखा और बोला, राक्षस का सुराग मिल तो गया है, लेकिन वह उत्तरी म्यांमार छोड़ चुका है। क्या? उत्तरी म्यांमार से निकल गया? अगर हमने अपना ऑपरेशन पहले शुरू किया होता तो हम उसे ढूंढ लेते। बिल्कुल सही। अब जब वह यहाँ से निकल गया है तो हम उसे ढूंढने कहाँ जाएं? धनुष की बात सुनकर मयान स्क्वाड के सदस्य उसे इल्जाम भरी नजरों से देखने लगे। अगर धनुष ने आराम करने की जिद न की होती तो वे अब तक राक्षस को ढूंढ चुके होते और शायद पकड़ भी लिया होता। ये सब धनुष की गलती थी। धनुष ने उन नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। इस बार राक्षस का पता इसलिए चला क्योंकि उसने उत्तरी म्यांमार की अधिकांश मैनपावर को काम पर लगाया था। अगर धनुष और उसकी टीम खुद ढूंढने जाती तो उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। धनुष को ज्यादा सफाई देने का शौक नहीं था। हालांकि राक्षस ने उत्तरी म्यांमार छोड़ दिया है, लेकिन मुझे जो सुराग मिले हैं उनके मुताबिक वह द ट्रायंगल इलाके में दाखिल हो चुका है। धनुष फिर बोला और कमरे में सन्नाटा छा गया। द ट्रायंगल। धनुष के मुंह से उस जगह का नाम सुनकर रणविजय ने उसे हैरानी से देखा। द ट्रायंगल एक असली नो मैंस लैंड है और दुनिया के नशीले पदार्थों के स्रोतों में से एक। ये कई सरदारों और हजारों स्थानीय हथियारबंद सेनाओं का गढ़ है, जो इसे बेहद खतरनाक जगह बनाता है। वहाँ एक पल की लापरवाही का मतलब है निश्चित मौत। जाओ और डायरेक्टर नागपाल से उनकी राय पूछो। धनुष ने सन रह गए रणविजय और बाकी लोगों को देख मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। रणविजय समझ गया कि द ट्रायंगल में घुसना कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसके पास डायरेक्टर नागपाल से संपर्क करने और बड़ों की राय लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये जानने के बाद कि राक्षस द ट्रायंगल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, डायरेक्टर नागपाल कुछ देर चुप रहे और फिर रणविजय और बाकी लोगों को वापस भारत लौटने का आदेश दिया। द ट्रायंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि रणविजय और उसके आदमी मंजे हुए योद्धा हैं, फिर भी वे हजारों स्थानीय हथियारबंद सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, द ट्रायंगल वाले लोग ड्रग तस्करों का झुंड हैं। वे लोग असली बेरहम कातिल हैं और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो वे एक ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो। डायरेक्टर नागपाल चाहते हैं कि हम वापस भारत लौट आएं और इस मिशन को रद्द कर दें। रणविजय ने सबकी ओर देखा और धीमी आवाज में ये खबर सुनाई। लानत है, हम उस राक्षस को पकड़ सकते थे। सही बात है। अब जब हम उत्तरी म्यांमार आ ही गए हैं तो हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। हम उसे पकड़ सकते हैं। ... बेवकूफ़ों की फौज हो तुम लोग। अगर कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस राक्षस के सुराग ढूंढने के लिए मैंने कितने लोगों को लगाया और कितना पैसा पानी की तरह बहाया है। मयान स्क्वाड की फुसफुसाहट सुनकर धनुष का पारा चढ़ गया और उसने ठंडी आवाज में उन्हें फटकार लगाई। अध्याय 216। एक नया प्लान, नाग टुकड़ी की हुंकार। धनुष जिंदल ने महाकाल गैंग के सदस्यों और अधिकारियों को बुलाया और उन्हें बताया कि म्यान स्क्वाड को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। धनुष ने पूरे उत्तरी म्यांमार क्षेत्र को छान मारा, तब जाकर उसे उस राक्षस के बारे में कुछ सुराग मिले। मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे इस छोटे से ग्रुप के साथ उस राक्षस का सुराग ढूंढना नामुमकिन है। यकीन नहीं आता, तुम जैसे लोगों को देखकर ही मेरा खून खौलता है, तुम्हारा यह अजीब और ताने मारने वाला रवैया। वापस भारत लौट जाओ। धनुष ने म्यान स्क्वाड के सदस्यों की जमकर क्लास लगाए। क्या देख रहे हो? भरोसा नहीं हो रहा है न? धनुष ने देखा कि म्यान स्क्वाड के सदस्य उसे चुनौती भरी नजरों से देख रहे थे और उसने तुरंत एक तीखा तंज कसा।
अगर तुम सब मिलकर भी मुझ पर हमला करो और मुझे हरा सको तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई कुछ हो। धनुष लगातार म्यान स्क्वाड के सिपाहियों को उकसाता रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हालांकि म्यान स्क्वाड को एलीट माना जाता था, लेकिन धनुष के सामने वे पानी भरते नजर आए। म्यान स्क्वाड के लगभग दर्जन भर सदस्य अकेले धनुष के हाथों पिट गए और धनुष को बस कुछ मामूली खरोंचें आईं। भाई, इन निकम्मों को वापस ले जाओ। उस राक्षस को मैं खुद वापस लेकर आऊंगा। धनुष ने ये शब्द बेहद ठंडेपन से कहे, फिर मुड़ा और वहां से चल दिया। नाग टुकड़ी को इकट्ठा करो, मैं उत्तरी म्यांमार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। धनुष ने तुरंत कमांडर जोरावर का नंबर मिलाया और उसे जल्द से जल्द पूरी नाग टुकड़ी को असेंबल करने का आदेश दिया। नाग टुकड़ी। धनुष की बातें सुनकर शमशेर हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि धनुष नाग टुकड़ी से संपर्क कर सकता है और उन्हें बुला भी सकता है। शमशेर और उसकी टीम अक्सर विदेशों में मिशन अंजाम देती है, लेकिन नाग टुकड़ी का नाम वे भी जानते हैं। ये गरुड़ रक्षक दल की सबसे घातक टुकड़ी है, जो एलिट्स में भी एलीट है। गरुड़ रक्षक दल दुनिया का नंबर 1 मर्सिनरी ग्रुप है और इसके धुरंधर किसी भी देश के शीर्ष सैनिकों से कम नहीं हैं। इसके अंदर की 3 विशेष टुकड़ियां सबसे खतरनाक हैं, जो अकेले दम पर 100 दुश्मनों पर भारी पड़ती हैं। ये कैसे हो सकता है? वह नाग टुकड़ी से संपर्क कैसे कर सकता है? नाग टुकड़ी से केवल एक ही शख्स संपर्क कर सकता है, ड्रैगन सोल, गरुड़ रक्षक दल का लीडर। म्यान स्क्वाड के सदस्यों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि धनुष नाग टुकड़ी को बुला सकता है। एसीपी रणविजय ने अपना सिर हिलाया, ये देखते हुए कि म्यान स्क्वाड के सदस्य अभी भी अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। वही गरुड़ रक्षक दल के असली बॉस हैं। एसीपी रणविजय ने म्यान स्क्वाड के जिद्दी सदस्यों पर एक नज़र डाली, उनके लिए यह एक वाक्य छोड़ा और फिर मुड़कर चले गए। ये कैसे मुमकिन है? जब उन्होंने ये राज सुना तो म्यान स्क्वाड के सदस्यों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष की पहचान इतनी खौफनाक होगी। जी, डायरेक्टर नागपाल, बात ऐसी ही है। ठीक है, मैं समझ गया डायरेक्टर नागपाल। मैं धनुष के साथ मिलकर उस राक्षस को वापस लाऊंगा। एसीपी रणविजय ने जल्दी से डायरेक्टर नागपाल को मामले की जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद डायरेक्टर नागपाल ने एसीपी रणविजय को धनुष के साथ जाने की अनुमति दे दी। जहां तक म्यान स्क्वाड की बात है, उन्हें भारत लौटना होगा। आखिरकार एक ऐसी टीम जो सहयोग नहीं कर सकती, वह सिर्फ सबकी टांग खींचेगी और सबको मरवाएगी। डायरेक्टर नागपाल ने आपको लेने के लिए लोग भेज दिए हैं। आपको जल्द से जल्द भारत लौट जाना चाहिए। एसीपी रणविजय ने शमशेर को ढूंढा और उससे ये बातें कहीं। कृपया हमारी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। एसीपी रणविजय की बातें सुनकर शमशेर ने सिर हिलाया और फिर एसीपी रणविजय से कहा, चिंता मत करो, मेरे भाई इसे दिल पर नहीं लेंगे। तुम लोग बस जल्दी वापस चले जाओ। एक टीम जो एकजुट होकर काम नहीं कर सकती, वह सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। एसीपी रणविजय ने बस शमशेर के कंधे को थपथपाया, ये शब्द कहे और फिर धनुष को खोजने के लिए निकल गए ताकि साथ में द ट्रायंगल की ओर बढ़ सकें। कैप्टन, क्या हम वाकई भारत वापस जा रहे हैं? म्यान स्क्वाड के सदस्यों ने अनमने ढंग से सवाल पूछा। तो और क्या करें, वापस न जाएं? यह ऊपर से आया आदेश है, या तुम्हें लगता है कि तुम नाग टुकड़ी से ज्यादा ताकतवर हो? शमशेर ने अपनी टीम के साथियों को ठंडी नज़रों से देखा और कड़वे शब्द बोले। शमशेर समझ गया था कि ये लोग अहंकारी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने विदेशों में कई मिशन किए थे और हर एक में सफल रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि वे दुनिया के सबसे बड़े लड़ाके हैं। इस बार धनुष की मार ने भी उनकी नींद नहीं तोड़ी थी। वह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सका। शमशेर की बातें सुनकर म्यान स्क्वाड के सदस्य खामोश हो गए। हालांकि वे घमंडी थे और खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे नाग टुकड़ी को कभी नहीं हरा सकते। नाग टुकड़ी ने दुनिया भर में अपनी खौफनाक प्रतिष्ठा कमाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर शिखर तक का रास्ता तय किया है। भारत वापस चलो, शमशेर ने टीम के हर सदस्य को संबोधित किया और फिर लंगड़ाते हुए उन्हें भारत वापस ले गया। जब शमशेर और उसकी टीम भारत लौटी तो डायरेक्टर नागपाल ने उन्हें बुरी तरह फटकार लगाई। साथ ही उन्हें एक भीषण ट्रेनिंग सेशन में डाल दिया गया ताकि उन्हें एहसास हो सके कि उनके और असली एलिट्स के बीच कितना बड़ा फासला है। इस भीषण ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद म्यान स्क्वाड को एहसास हुआ कि उनकी ताकत दुनिया में टॉप टियर नहीं बल्कि औसत थी। उन्हें ये भी समझ आया कि वे पहले कितने अहंकारी थे। भाई, आप अभी तक भारत वापस क्यों नहीं गए? धनुष ने देखा कि एसीपी रणविजय उसके पीछे पीछे आ गए हैं और उसने हैरानी से पूछा। मैंने डायरेक्टर नागपाल से बात कर ली है और मैं इस मिशन पर आपके साथ चल रहा हूँ। धनुष की बातें सुनकर एसीपी रणविजय ने सीधे उससे कहा, मेरे साथ द ट्रायंगल चलोगे? एसीपी रणविजय की बात सुनकर धनुष के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। एसीपी रणविजय ने गंभीरता से सिर हिलाया, अपना दृढ़ इरादा जाहिर किया। नहीं, तुम अभी उतने मजबूत नहीं हो। मैं वहां तुम्हारी रक्षा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। धनुष ने बिना किसी झिझक के कहा।
हालांकि एसीपी रणविजय की ताकत काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने अपने घरेलू मिशनों को बखूबी अंजाम दिया था, लेकिन द ट्रायंगल एक असली खतरा था, वह एक वास्तविक युद्ध का मैदान था। यह एसीपी रणविजय का युद्ध के मैदान में उतरने का पहला मौका था और हो सकता है कि वे उन पर बोझ बन जाएं। स्वाभाविक रूप से वह एसीपी रणविजय को मिशन पर अपने साथ नहीं ले जाने वाला था। मेरी ताकत कम कैसे हो सकती है? शमशेर की ताकत भी मुझसे कम है, एसीपी रणविजय ने धनुष से कहा। वह उसकी बात से सहमत नहीं थे। ठीक है, अगर तुम हमारे साथ द ट्रायंगल आना चाहते हो तो तुम्हें बस नाग टुकड़ी को हराना होगा। धनुष ने एसीपी रणविजय की नाराजगी सुनी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि एक बार नाग टुकड़ी आ जाए तो अगर वह नाग टुकड़ी को हरा सके तो वह उसे द ट्रायंगल मिशन में शामिल होने की अनुमति दे देगा। मंजूर है। धनुष की शर्त सुनकर एसीपी रणविजय खुशी खुशी राजी हो गए। धनुष ने और कुछ नहीं कहा और दोनों सीधे महाकाल गैंग के मुख्यालय चले गए। एसीपी रणविजय को धनुष को महाकाल गैंग के मुख्यालय में देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार ये सामान्य था कि धनुष गरुड़ रक्षक दल के साथ साथ महाकाल गैंग का भी पर्दे के पीछे का बॉस हो। अध्याय 217 शर्त तो शर्त है, द ट्रायंगल में आगमन। धनुष और एसीपी रणविजय महाकाल गैंग के मुख्यालय पहुंचे। नाग टुकड़ी के सदस्य भी एक एक करके उत्तरी म्यांमार पहुंच गए। वे आ गए। धनुष और एसीपी रणविजय को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही कमांडर जोरावर और नाग टुकड़ी के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। यंग मास्टर धनुष, नाग टुकड़ी पूरी तरह तैयार है। कमांडर जोरावर भी धनुष के पास आया और आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। ठीक है जोरावर, जरा सामने आओ। धनुष ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कमांडर जोरावर से कुछ कहा। जी। धनुष का आदेश सुनकर कमांडर जोरावर कतार से बाहर निकल आया। रणविजय, अगर तुम हमारे साथ द ट्रायंगल मिशन पर जाना चाहते हो तो तुम्हें जोरावर को हराना होगा। अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो तुम्हें वापस भारत जाना होगा। धनुष की नज़र एसीपी रणविजय पर पड़ी और उसने शांति से ये शब्द कहे। ठीक है। एसीपी रणविजय ने अपने सामने खड़े दुबले पतले कमांडर जोरावर को देखा। हालांकि सामने वाला बहुत ताकतवर नहीं लग रहा था, लेकिन एसीपी रणविजय जानते थे कि यह शख्स निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। उसे हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी जान लगानी होगी। आ जाओ, एसीपी रणविजय ने कमांडर जोरावर से कहा। कमांडर जोरावर ने धनुष की ओर देखा और धनुष से सहमति में सिर हिलाते हुए इशारा पाया। जोरावर जानता था कि उसे कोई रहम नहीं दिखाना है। शूम। नाग टुकड़ी का कमांडर बिजली की गति से आगे बढ़ा। इतनी तेज! एसीपी रणविजय कमांडर जोरावर की गति देखकर हैरान रह गए। अगले ही पल जोरावर सीधे उनके सामने प्रकट हुआ। धड़ाम! एसीपी रणविजय ने देखा कि जोरावर का हमला उनके चेहरे की ओर आ रहा है और जल्दी से अपने हाथों से अपना बचाव किया। ये देख जोरावर ने तुरंत अपना हमला बदल दिया। चेताक! जोरावर ने एसीपी रणविजय को जोर से लात मारी और उस जोरदार झटके के कारण एसीपी रणविजय कई मीटर पीछे लड़खड़ाए, तब जाकर धीरे धीरे अपना संतुलन बना पाए। शूम! एसीपी रणविजय के चेहरे के भाव इस समय बेहद गंभीर थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोरावर की युद्ध कौशल इतना भयानक होगा। इससे पहले कि एसीपी रणविजय संभल पाते, जोरावर ने दूसरा हमला कर दिया। इस बार जोरावर का हमला और भी खूंखार था। वह जान चुका था कि एसीपी रणविजय कमजोर नहीं है, इसलिए उसने अब अपनी ताकत नहीं रोकी। एसीपी रणविजय ने देखा कि जोरावर की गति और भी बढ़ गई है और इस पल उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम धड़ाम डॉट 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 5 राउंड के बाद एसीपी रणविजय पूरी तरह हार चुके थे। उनके और जोरावर के बीच का फासला बहुत बड़ा था। वे जोरावर के सामने टिकने लायक नहीं थे। यंग मास्टर धनुष, इनकी ताकत बुरी नहीं है। अगर ये हमारे साथ द ट्रायंगल में आते हैं तो अपनी रक्षा कर पाएंगे। एसीपी रणविजय को हराने के बाद कमांडर जोरावर ने बहुत ईमानदारी से यह बात कही। एसीपी रणविजय को उम्मीद नहीं थी कि जोरावर से हारने के बाद वह वास्तव में उनकी सिफारिश करेगा। अगले ही पल एसीपी रणविजय की नज़र धनुष पर पड़ी। वह समझ गए कि वह मिशन को अंजाम देने के लिए द ट्रायंगल में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, यह अंततः धनुष पर निर्भर करता है। अगर धनुष मना कर दे तो भले ही जोरावर उनकी वकालत करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रणविजय, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। धनुष ने सिर हिलाया और एसीपी रणविजय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि एसीपी रणविजय काफ़ी मजबूत हैं और द ट्रायंगल क्षेत्र में प्रवेश करने पर अपनी रक्षा कर सकते हैं। हालांकि द ट्रायंगल क्षेत्र बेहद खतरनाक है। उसका प्रभाव अभी उस क्षेत्र तक नहीं फैला है। अगर कोई संकट आया तो उसके पास एसीपी रणविजय को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में एसीपी रणविजय का भारत में रहना ही सुरक्षित होगा। ठीक है। एसीपी रणविजय ने धनुष की बातें सुनी और न चाहते हुए भी मान गए। वह वास्तव में अपना मिशन पूरा करने के लिए द ट्रायंगल क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन वह जोरावर से हार गए थे। अपनी जुबान के पक्के होने के कारण उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
धनुष ने एसीपी रणविजय को विदा कर दिया। यंग मास्टर धनुष, उनकी ताकत हमारी नाग टुकड़ी के सदस्यों से कम नहीं है। सच कहूं तो अगर वो हमारे साथ आते तो अच्छा रहता। जैसे ही कमांडर जोरावर ने एसीपी रणविजय को जाते देखा, वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मैं जानता हूं, लेकिन वह इस मिशन पर हमारे साथ जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। द ट्रायंगल एक बहुत ही अराजक जगह है जहां कई वारलॉर्ड्स हैं। अगर हम वाकई भिड़ गए तो यह एक असली युद्ध होगा। युद्ध के मैदान में कौन दुश्मन से डरने का जोखिम उठा सकता है। धनुष ने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ ये शब्द कहे। कमांडर जोरावर ने धनुष का स्पष्टीकरण सुना और उसके इरादों को समझ गया। अगर वे स्थानीय वारलॉर्ड्स की ताकतों से भिड़ते हैं तो वास्तव में युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन उनमें से हर एक अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा हुआ एक मंझा हुआ योद्धा है। दूसरी ओर एसीपी रणविजय कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए, इसलिए वे वास्तव में दुश्मन की चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकते। सामान तैयार है। मैंने सुल्तान से हमारे लिए पहचान का इंतजाम करने को कहा है। हमें बस गाड़ी चलाकर अंदर जाना है ताकि हम आसानी से द ट्रायंगल क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। धनुष ने जोरावर और अन्य लोगों को आदेश दिया, उन्हें जल्द से जल्द अपने हथियार चुनने को कहा, क्योंकि वे द ट्रायंगल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। वह जगह यकीनन पूरे पूर्व में सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जी। धनुष का आदेश मिलते ही सबने जोर से जवाब दिया और जल्दी से अपने हथियार चुन लिए। धनुष ने भी अपने हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट चुन ली थी। धनुष और उसका लगभग 20 लोगों का समूह 5 ट्रांसपोर्ट वाहनों में सवार होकर द ट्रायंगल क्षेत्र की ओर तेज रफ्तार से बढ़ा। उत्तरी म्यांमार द ट्रायंगल क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। कई घंटों बाद धनुष और उसकी टीम अपने ट्रांसपोर्ट वाहनों में द ट्रायंगल और उत्तरी म्यांमार के बॉर्डर पर सफलतापूर्वक पहुंच गई। एक बार जब आप उत्तरी म्यांमार से बाहर कदम रखते हैं तो आप द ट्रायंगल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो वास्तव में एक कानूनविहीन इलाका है। चलो, धनुष ने आदेश दिया और लोगों का एक समूह ट्रांसपोर्ट वाहनों को द ट्रायंगल क्षेत्र में ले गया। रुको। धनुष और उसका समूह द ट्रायंगल क्षेत्र में ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक पहाड़ों में पूरी तरह से हथियारों से लैस एक निजी मिलिशिया दिखाई दी। उन्होंने अपने हथियार धनुष के ट्रांसपोर्ट वाहन की ओर तान दिए और धमकी दी कि अगर उन्होंने कोई भी जल्दबाजी की तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला देंगे। जाओ और बातचीत करो, धनुष ने अपने बगल में बैठे कमांडर जोरावर से कहा। जी। कमांडर जोरावर को धनुष का आदेश मिला। वह गाड़ी से नीचे उतरा और फिर उसने रास्ता रोके खड़े निजी सशस्त्र बलों से काफी देर तक बात की। एक बार जब निजी सशस्त्र बलों को तसल्ली हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने सभी आदमियों को रास्ता देने का आदेश दिया। धनुष और उसका समूह गब्बर सिंह से माल लेने के बहाने द ट्रायंगल क्षेत्र में आया था। गब्बर सिंह पूरे द ट्रायंगल क्षेत्र का एक छत्र अधिपति, सबसे शक्तिशाली वारलॉर्ड और सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था। इन निजी सशस्त्र बलों ने उन्हें इसलिए रोका था ताकि कुछ फायदा मिल सके। ये जानकर कि धनुष और उसका समूह गब्बर सिंह के वीआईपी मेहमान हैं, उन्होंने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पूरे द ट्रायंगल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या निजी सशस्त्र बल गब्बर सिंह से दुश्मनी मोल लेने की जुर्रत नहीं कर सकता था। धनुष और उसके समूह का रास्ते में कई निजी सशस्त्र समूहों से सामना हुआ, लेकिन वे उन सभी से आसानी से पार पा गए और जल्द ही गब्बर सिंह के मुख्यालय पहुंच गए। अध्याय 218, एक सुराग और काली का नाम। जब धनुष और उसका समूह गब्बर सिंह के बेस कैंप पहुंचा, कमांडर जोरावर और उसका समूह पहले ही निकल गया, क्योंकि उन्हें गब्बर सिंह के बेस कैंप में राक्षसों के किसी भी निशान की तलाश करनी थी। केवल कुछ लोग धनुष के साथ गब्बर सिंह के बेस कैंप तक गए। गब्बर सिंह और सुल्तान कभी बिजनेस पार्टनर थे। सुल्तान कभी गब्बर सिंह का मददगार रह चुका था। इस बार सुल्तान ने धनुष का परिचय समूह से कराया और गब्बर सिंह ने स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। गब्बर सिंह एक बहुत ही दयालु चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जो बिल्कुल भी किसी असली ड्रग लॉर्ड जैसा नहीं लगता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति डरावना होता है क्योंकि वह एक असली मुस्कुराता हुआ बाघ है। गब्बर सिंह ने धनुष को मीटिंग हॉल में आमंत्रित किया और रास्ते भर उसे टटोलता रहा। धनुष ने गब्बर सिंह के सवालों का धारा प्रवाह जवाब दिया, गब्बर सिंह के संदेह को दूर किया और उसे और भी अधिक उत्साहित कर दिया। दोनों ने गब्बर सिंह से उस रहस्यमयी आदमी के बारे में भी पूछताछ की जिसने भारत के छोटे से सीमावर्ती शहर को नष्ट कर दिया था। यंग मास्टर धनुष, आप ये सवाल पूछकर क्या करना चाहते हैं? धनुष की टोहलेती बातें सुनकर गब्बर सिंह तुरंत सतर्क हो गया और धनुष की आंखों में आंखें डालकर पूछा। वह दूरदराज का शहर मेरा बेस था। अब जब वह बर्बाद हो गया है तो मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि वह आदमी द ट्रायंगल आया है, इसलिए मैं सीधे बदला लेने आ गया। वरना मेरा साथ कौन देना चाहेगा? धनुष ने भी गुस्से में गब्बर सिंह से यह बात कही। हेडक्वार्टर। धनुष की बातें सुनकर गब्बर सिंह के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गब्बर सिंह जानता था कि उस दूरदराज के सीमावर्ती शहर में कोई ड्रग्स नहीं थे और धनुष की बातों ने तुरंत उसे फिर से शक में डाल दिया।
गब्बर सिंह ने अपने भरोसेमंद खास आदमी की ओर देखा। खास आदमी तुरंत समझ गया और जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया, फिर उस शहर के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर चला गया। यंग मास्टर धनुष, मैंने सुना है कि वह शहर तो बस एक साधारण सा कस्बा है। गब्बर सिंह ने अपने सामने बैठे धनुष को गौर से देखा और फिर धीरे से ये शब्द कहे, वह वाकई बस एक साधारण सा छोटा शहर है। अगर वह साधारण नहीं होता तो हम बहुत पहले ही पकड़े गए होते। अगर यह घटना नहीं हुई होती तो हमारे शहर का कभी पता नहीं चलता और न ही किसी का ध्यान उस पर जाता। गब्बर सिंह की बातें सुनकर धनुष हंस पड़ा। दोनों ने लापरवाही से बातचीत की। धनुष राक्षस का ठिकाना जानना चाहता था, जबकि गब्बर सिंह ये जानना चाहता था कि क्या ये सच है। गब्बर सिंह का खास आदमी जल्दी से हॉल में वापस आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जब गब्बर सिंह ने सुना कि वह शहर वास्तव में ड्रग तस्करी का केंद्र था और शायद भारत का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी वाला शहर था, तो उसे वास्तव में विश्वास हो गया कि धनुष एक ड्रग लॉर्ड है। यंग मास्टर धनुष, मुझे पता है कि उस शहर को नष्ट करने वाले लोग कहाँ गए। गब्बर सिंह ने भी कुछ नहीं छिपाया और मुस्कुराते हुए धनुष को देखा। ओह, क्या गब्बर भाई मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर कि गब्बर सिंह को खबर पता है, धनुष ने तुरंत मुस्कान के साथ पूछा। यंग मास्टर धनुष, अगर मैं आपको ये खबर बता भी दूं तो भी आप उसे ले नहीं जा पाएंगे। आखिरकार उस आदमी की पीठ पर जिसका हाथ है वह कोई साधारण हस्ती नहीं है। धनुष की बातें सुनकर गब्बर सिंह हंसा और धनुष को संबोधित किया। गब्बर भाई, जब तक आप मुझे ये खबर बताएंगे मैं निश्चित रूप से आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे 5 करोड़ का माल लूंगा और साथ ही हम एक दीर्घकालिक सहयोग भी स्थापित कर सकते हैं। धनुष ने गब्बर सिंह की बातों को खारिज कर दिया और सीधे अपनी कीमत बताई। आपके साथ काम करके खुशी हुई, यंग मास्टर धनुष। धनुष की बातें सुनकर गब्बर सिंह तुरंत जोर से हंस पड़ा। धनुष ने तुरंत सहमति व्यक्त की और गब्बर सिंह के खाते में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। गब्बर सिंह को उम्मीद नहीं थी कि धनुष इतना सीधा साधा होगा। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत धनुष को वह जानकारी बता दी जो उसके पास थी। धनुष को यह भी पता चला कि राक्षस के द ट्रायंगल के दूसरे सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के हाथों से आने की बहुत संभावना है। गब्बर सिंह के अलावा, जो पूरे द ट्रायंगल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड था, एक और ड्रग लॉर्ड था जिसकी शक्ति गब्बर सिंह से कम नहीं थी। उस व्यक्ति को काली कहा जाता था। काली एक महिला है, लेकिन उसके तरीके इतने भयानक हैं कि पूरे द ट्रायंगल क्षेत्र में गब्बर सिंह को छोड़कर कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। शुक्रिया गब्बर भाई, मैं अब और नहीं रुकूंगा। अब जब मुझे पता चल गया है कि वे कहाँ हैं, तो मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को वापस लाना होगा जिसने मेरे बेस को नष्ट कर दिया। वरना मेरे आदमी खुश नहीं होंगे। अगर वे बिखर गए तो मुझे बहुत नुकसान होगा। धनुष ने गब्बर सिंह के रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले धनुष ने गब्बर सिंह से कहा कि दूसरी पार्टी पहले माल को बॉर्डर तक ला सकती है और फिर वह किसी को उसे लेने के लिए भेजेगा। एक बार माल मिल जाने के बाद धनुष जल्द से जल्द बाकी पैसे गब्बर सिंह को दे देगा। गब्बर सिंह मुस्कुराया और सहमत हो गया और धनुष को जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। बॉस, क्या आपको लगता है कि यह आदमी काली से भिड़ेगा? धनुष और उसके समूह के जाने के बाद उसके खास आदमी ने गब्बर सिंह से सवाल पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे भिड़ते हैं या नहीं, बस हमारे कुछ माल को जल्द से जल्द पहुंचाने का इंतजाम करो और यंग मास्टर धनुष और उनके समूह के साथ सहयोग समझौते पर पहुंचो। यह एक बड़ा ऑर्डर है। गब्बर सिंह ने अपने खास आदमी की बात सुनी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं समझ गया बॉस। गब्बर सिंह की बातें सुनकर उसका खास आदमी हंस पड़ा। धनुष और काली के बीच के संघर्ष से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि वह पैसा कमा सकता है। धनुष और उसके समूह के गब्बर सिंह के मुख्यालय से निकलने के बाद उन्होंने गब्बर सिंह से काली के इलाके का नक्शा भी हासिल कर लिया। काली का इलाका वास्तव में गब्बर सिंह के इलाके से थोड़ा ही छोटा था और वह भी कई हजार आदमियों की एक निजी सेना रखती थी। उनके हथियार गब्बर सिंह के हथियारों से कम शक्तिशाली नहीं थे। यही वजह है कि दोनों शांति से साथ रह पाते थे। यंग मास्टर धनुष, हमने गब्बर सिंह के मुख्यालय की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध जगह नहीं मिली। कमांडर जोरावर और अन्य चुपचाप धनुष के ट्रक पर लौट आए और फिर जोरावर ने मामले की सूचना दी। खैर, आगे हम काली के इलाके में जाएंगे। गब्बर सिंह से मिली जानकारी के आधार पर वह राक्षस बहुत संभव है कि काली ने ही भेजा हो। जोरावर की बात सुनकर धनुष ने सिर हिलाया, फिर जोरावर से कुछ कहा और समूह ने अपने ट्रांसपोर्ट ट्रकों को तेजी से काली के इलाके की ओर दौड़ा दिया। जब धनुष और उसका समूह काली के इलाके में पहुंचने वाला था तो वे स्वाभाविक रूप से गाड़ी से बाहर निकले और ट्रांसपोर्ट वाहन को छिपा दिया। उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए रात के अंधेरे में काली के इलाके में घुसने की योजना बनाई। कई घंटों बाद रात धीरे धीरे गहराने लगी। काले कपड़े पहने और हथियार लिए धनुष और उसके साथी धीरे धीरे काली के कैंप के करीब पहुंचे। अध्याय 219, रहस्यमयी विला और हरा राक्षस।
जब धनुष और उसका समूह काली के मुख्यालय के पास पहुंचा, कुछ लोग बैकअप देने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या खतरे को रोकने के लिए पीछे रह गए। वे अफरा तफरी मचाएंगे ताकि अंदर के लोग सुरक्षित निकल सकें। दूसरा समूह सुराग खोजने के लिए काली के मुख्यालय में गया। धनुष और कमांडर जोरावार सफलतापूर्वक काली के मुख्यालय में प्रवेश कर गए। पकड़े जाने से प्रभावी ढंग से बचने के लिए अब हर कोई बिखर गया है। धनुष कोने का सहारा लेते हुए काली के गढ़ में तेजी से आगे बढ़ा। आसमान से सर्चलाइटें बेस कैंप के हर कोने को लगातार रोशन कर रही थीं, इसलिए धनुष और उसके आदमियों को सावधानी से उनसे बचना पड़ा, क्योंकि सर्चलाइट की पकड़ में आने का मतलब था पकड़े जाना। कोने में छिपे हुए धनुष ने देखा कि सशस्त्र बल पूरे बेस में लगातार गश्त कर रहे थे, हर चीज पर पैनी नजर रख रहे थे ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके और नुकसान न पहुंचा सके। धनुष छिपने में माहिर था, इसलिए गश्ती दल उसे नहीं खोज पाया। जैसे जैसे धनुष गहराई में उतरता गया, वह काली के गढ़ के बिल्कुल केंद्र में पहुंच गया। क्या ये रिहायशी इलाका है? धनुष बेस कैंप के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा और पाया कि वहां छोटे पश्चिमी शैली के विला की कतारें थीं। ये नशे के सौदागर आजकल इतने ठाठ बाट से रहने लगे हैं। इन विलाओं की कतारों को देखकर धनुष मन ही मन सोचने लगा। धनुष ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे रहने वाले क्षेत्र में चला गया, ये देखने के लिए कि क्या उसे वहां राक्षस के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। जब धनुष इन रिहायशी इलाकों में विलाओं के पास पहुंचा तो उसने पाया कि अधिकांश विला खाली थे, जिससे पता चलता था कि इन घरों के मालिक गश्ती दल के सदस्य थे। इस छोटे विला की सुरक्षा क्यों की जा रही है? धनुष के माथे पर तुरंत शिकन आ गई और वह एक एकांत विला के बाहर पहुंचा। उसने पाया कि यह विला दूसरों से अलग था, यहाँ किसी का पहरा था। ये सुरक्षाकर्मी बहुत सतर्क थे, अपने शरीर को अच्छी तरह से छिपाने के लिए छोटे विला की आड़ ले रहे थे, जिससे वे लगभग अदृश्य हो गए थे, खासकर रात के अंधेरे में। धनुष की नज़रें चील जैसी थीं, कोई भी सुराग उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। यही वजह थी कि वह इन छिपे हुए लोगों को देख पाया। लगता है हमारे हाथ कोई बड़ी मछली लगी है, धनुष अपने आप से बड़बड़ाया। तथ्य यह है कि इस छोटे विला की सुरक्षा की जा रही है, ये साबित करता है कि यह काली के मुख्यालय में किसी बड़े आदमी का है। धनुष जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया। उसने अपनी घड़ी उतारी और फिर उसे तुरंत एक छोटे कंप्यूटर में बदल दिया। धनुष अपने सामने उस छोटे कंप्यूटर को देखता रहा और कुछ कोड टाइप करता रहा। जैसे जैसे धनुष टाइप करता गया, उसने घर के नेटवर्क को पूरी तरह से हैक कर लिया। इतने सारे। जब धनुष ने नेटवर्क हैक किया तो उसने पाया कि पूरे नेटवर्क में सैकड़ों कैमरे थे। कुछ छिपी हुई जगहों को छोड़कर हर जगह कैमरे लगाए गए थे। धनुष को यकीन हो गया कि सामने वाला छोटा विला निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निवास है। यह क्या है? जैसे ही धनुष ने विभिन्न निगरानी वीडियो देखे, उसे एक अंधेरा तहखाना दिखाई दिया। तहखाना बिल्कुल काला था, लेकिन धनुष को उसके अंदर एक हरा प्राणी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लगता है इस बार हमने यहाँ आने का बिल्कुल सही फैसला किया। धनुष ने उस हरे प्राणी को देखा और अनुमान लगाया कि शायद यह वही राक्षस है जिसे नष्ट करने वे सीमावर्ती शहर में आए थे। हमें अंदर जाकर जांच करनी होगी। धनुष ने तहखाने में हरे प्राणी को देखा और महसूस किया कि यह पता लगाने का एकमात्र तरीका कि क्या यह असली राक्षस है, विला के अंदर जाकर इसकी पुष्टि करना है। पुष्टि करने के बाद ही धनुष उस हरे प्राणी को ले जाने का कोई तरीका खोज सकता था। ये जानने के बाद कि हरा राक्षस सामने वाले छोटे विला के अंदर था, धनुष ने जल्दी से विला के चारों ओर अंदर जाने का रास्ता तलाशा। उसने पाया कि विला के चारों ओर न केवल कई सुरक्षा कैमरे थे, बल्कि लोग गुप्त रूप से इसकी रखवाली भी कर रहे थे। अंदर जाने के लिए हंगामा मचाना पड़ेगा। जोरावार, अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके मुझे लोकेट करो और कुछ शोर मचाओ। एक बार जब तुम हंगामा मचा दो तो तुरंत निकल जाना। धनुष ने अपनी घड़ी के जरिए तुरंत कमांडर जोरावार और अन्य लोगों को संकेत भेजा। जोरावार ने अपनी घड़ी में सिग्नल देखा और तुरंत पोजिशनिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया। जल्दी ही उस छोटे विला के पास पहुंच गया जहां धनुष था। चलो शुरू करते हैं। जोरावार ने तेजी से धनुष के आदेशों का पालन किया और एक पल में जोरावार और नाग टुकड़ी के सदस्यों ने छोटे विला के चारों ओर हमला बोल दिया। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ गूंजी, विला के चारों ओर छिपे लोग हरकत में आ गए। वे जल्दी से लड़ाई में जोरावार और उसके समूह के साथ भिड़ गए। जोरावार और उसके आदमी स्वाभाविक रूप से लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। ये काली का गढ़ था और जितनी देर यह खींचता उनके लिए उतना ही बुरा होता। जैसे ही गोलियां चलीं, जोरावार और उसके आदमी जल्दी से उस क्षेत्र से निकल गए। धनुष ने भी देखा कि विला के कुछ लोग चले गए थे। ये देखते ही धनुष ने तुरंत अपने हैकिंग कौशल का इस्तेमाल किया और दूसरी पार्टी के निगरानी वीडियो को सीधे हैक कर लिया और फिर सफलतापूर्वक विला में प्रवेश कर गया। क्या हुआ? जैसे ही गोली चलने की आवाज़ गूंजी, विला के एक बेडरूम में एक महिला की नींद खुली और उसने अपनी महिला अंगरक्षक से ठंडे स्वर में पूछा, बॉस, किसी ने हमारे इलाके में घुसपैठ की है। डंक स्क्वाड ने उनका पीछा करने के लिए एक समूह भेजा है और हमें विश्वास है कि वे जल्द ही उन्हें खत्म कर देंगे।
महिला की बात सुनकर महिला अंगरक्षक ने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया, मेरी सुरक्षा के लिए किसी को भेजो। महिला ने महिला अंगरक्षक की बात सुनकर सिर हिलाया और अपने बगल में खड़ी अंगरक्षक को निर्देश दिया। जी। महिला अंगरक्षक ने उस महिला की बात सुनी और सम्मानपूर्वक जवाब दिया कि वह मुख्यालय में दूसरों से जल्द संपर्क करेगी और लोगों को यहाँ लाएगी। महिला हंगामे से चौंककर अब नींद में नहीं थी और लिविंग रूम में खड़ी परिणाम का इंतजार कर रही थी। धनुष सफलतापूर्वक विला में प्रवेश कर गया। उसने निगरानी वीडियो को हैक कर लिया था, इसलिए उसे पकड़े जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने सावधानी से विला में प्रवेश किया और निगरानी फुटेज का उपयोग करके जल्दी से तहखाने का पता लगा लिया। कोई है वहाँ। निगरानी वीडियो द्वारा निर्देशित धनुष जल्दी से छोटे विला की पहली मंजिल पर लॉबी में पहुंचा, जहां उसने पाया कि अंदर 2 महिलाएं थीं। उनमें से एक महिला ने हल्के जालीदार नाइट गाउन पहना था। उसका चेहरा चीनी मिट्टी की तरह नाजुक था, सांसें रोक देने वाला सुंदर। उसके नैन नक्श इतने तीखे थे जैसे अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से तराशे गए हों, एक ठंडी अलग थलग सुंदरता बिखेरते हुए। उसके पतले होंठ कसकर बंद थे, जो सांसारिक तरीकों के लिए एक घमंडी तिरस्कार प्रकट कर रहे थे। उसका शरीर लंबा और सुंदर था, जैसे किसी बर्फीले क्षेत्र में खिला हुआ एक ठंडा सुंदर कमल, जो रहस्य और विस्मय दोनों पैदा करता है। दूसरी महिला उसके पीछे सीधी खड़ी थी। वह स्पष्ट रूप से दूसरी महिला की अंगरक्षक थी। अध्याय 220 असली बॉस और गुप्त रास्ता। क्या ये औरत काली हो सकती है? सोफे पर बैठी महिला को देखकर धनुष के माथे पर शिकन आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा। धनुष को गब्बर सिंह से काली की कुछ विशेषताएं पता चली थीं। काली एक अधेड़ उम्र की मोटी औरत थी, जो एक ग्रामीण महिला जैसी दिखती थी, हमारे सामने मौजूद इस अलग थलग और रईसजादी जैसी महिला से बिल्कुल अलग। ये क्या माजरा है? धनुष ने कोई जल्दबाजी नहीं की और जल्द ही एक आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। धनुष ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की मोटी महिला धीरे धीरे दूसरी मंजिल से नीचे उतरी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वो है। अपने सामने अधेड़ उम्र की महिला को देखते ही धनुष ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह वही काली होनी चाहिए जिसका जिक्र गब्बर सिंह ने किया था। अधेड़ उम्र की महिला के आने पर सोफे पर बैठी वह रईस और अलग थलग महिला खड़ी हो गई। उसकी अंगरक्षक ने सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, चूहों का एक समूह हमारे मुख्यालय में घुस आया है। हमने उनका शिकार करने के लिए लोगों को भेज दिया है और हमें विश्वास है कि जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे। यह अच्छी बात है। अंगरक्षक की बात सुनकर अधेड़ उम्र की महिला ने राहत की सांस ली। क्या मेरी बेबी डर गई थी? एक बार जब अधेड़ उम्र की महिला को एहसास हुआ कि वह खतरे से बाहर है, तो वह तुरंत उस रईस महिला के पास पहुंची, उसके चेहरे को सहलाया और कुछ फुसफुसाए। दीदी, मैं ठीक हूँ। वह रईस महिला अधेड़ उम्र की महिला की बातों पर उदासीन बनी रही। मुझे तुम्हारा ये बेपरवाह अंदाज पसंद है। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। रईस महिला की बात सुनकर अधेड़ उम्र की महिला ने उस महिला की ठुड्डी को छेड़ा और धीरे से हंसी। रईस महिला चुप रही, बस अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र की महिला को देखती रही। अधेड़ उम्र की महिला को उस ठंडी और दबंग रईस महिला की नज़रों में डर का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे जल्दी से छिपा लिया। क्या चल रहा है? धनुष ने स्वाभाविक रूप से अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में वह भाव देखा और तुरंत उसकी भरी कुटी तंग गई। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। एक ड्रग डीलर उस औरत से क्यों डरेगा जिसे उसने रखेल के तौर पर रखा है? मेरे साथ आओ। जब तक धनुष विचार कर रहा था, रईस महिला और अधेड़ उम्र की महिला पहली मंजिल के लिविंग रूम से निकलकर दूसरी मंजिल पर चली गईं। उन्हें जाते हुए देखकर धनुष ने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए, बॉस। जब तीनों महिलाएं एक स्टडी रूम में दाखिल हुईं, तो अधेड़ उम्र की महिला तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी किया वह मेरे आदेश से था। रईस महिला ने बस ठंडी नज़र से उस अधेड़ उम्र की महिला को देखा और उदासीनता से कहा, क्या डंक स्क्वाड ने किसी को पकड़ा है? रईस महिला ने अपने बगल में खड़ी महिला अंगरक्षक की ओर देखा और सवाल पूछा। मैं तुरंत डंक स्क्वाड से संपर्क करती हूँ। महिला अंगरक्षक ने सम्मानपूर्वक रईस महिला की बातों का जवाब दिया और फिर डंक स्क्वाड के सदस्यों से संपर्क किया। बॉस, हम असफल रहे। वे सब भाग गए और हमारे कई साथी घायल भी हो गए। इस बार आए हमलावर उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जिनका हमने पहले सामना किया है। वे निश्चित रूप से टॉप क्लास हत्यारे हैं। डंक स्क्वाड के सदस्यों को महिला अंगरक्षक का फ़ोन मिला और उन्होंने उसे जल्दी से तथ्यों की जानकारी दी। मैं समझ गई। तुरंत पूरे मुख्यालय की जांच करो। ये स्थिति दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। महिला अंगरक्षक ने ठंडे स्वर में ये शब्द कहे। असफल रहे। रईस महिला ने महिला अंगरक्षक के चेहरे को देखा, अनुमान लगाया कि क्या चल रहा है, और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बॉस, कृपया मुझे सजा दें। महिला अंगरक्षक भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगते हुए कहा, उठो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। चून की हत्या के प्रयास जारी हैं। हमें गश्त बढ़ानी चाहिए और अपनी ताकतों को हर कोने में तैनात करना चाहिए। रईस महिला ने बस उदासीनता से यह वाक्य कहा।
ठीक है बॉस, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभालूंगी। ठीक है, इसे अभी निपटाओ, मुझे भी आराम करना है। रईस महिला ने बस उदासीनता से ये शब्द कहे और फिर अधेड़ उम्र की महिला के पीछे कमरे में चली गई। कल अपने बच्चे से मिलने जाना। रईस महिला और अधेड़ उम्र की महिला के कमरे में दाखिल होने के बाद रईस महिला ने बस उदासीनता से यह कहा। फिर उसने बुकशेल्फ को धक्का दिया और बुकशेल्फ खुलने के बाद एक रास्ता सीधे दूसरी मंजिल से पहली मंजिल की ओर जाता था। रईस महिला धीरे धीरे नीचे अपने कमरे में चली गई। कोई यहाँ है। जब तीनों महिलाएं दूर थीं, धनुष को वीडियो से पता चला कि तहखाने का रास्ता इसी कमरे से है। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और वह तुरंत छिप गया। ये औरत नीचे आई है। क्या उसे काली के साथ नहीं होना चाहिए था? धनुष ने जब उस रईस और सुंदर महिला को ऊपर से नीचे आते देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। आह जब रईस महिला नीचे आई तो धनुष को हौंफने की आवाज़ भी सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि ऊपर वाली काली को बदल दिया गया था। यही कारण था कि उसके सामने वाली रईस महिला नीचे आई थी। जब रईस महिला अपने कमरे में पहुंची तो उसने पाया कि कुछ बदला हुआ है। चारों ओर खोजने के बाद उसे धनुष नहीं मिला, लेकिन वह जानती थी कि कोई न कोई उसके कमरे में जरूर आया था। विला में कोई और उसके कमरे में आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए ये केवल साबित करता है कि कोई वास्तव में उसके कमरे में आया था। उसी पल रईस महिला का शरीर कुछ देर के लिए अकड़ गया। ये नज़ारा धनुष ने स्वाभाविक रूप से देखा। हम पकड़े गए। धनुष ने उस रईस महिला को एक पल के लिए अकड़ते हुए देखा और तुरंत समझ गया कि उसने उसे खोज लिया होगा। रईस महिला जल्दी से संभल गई और बैकअप बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकलने की योजना बनाने लगी। शूम धनुष पर्दों के पीछे से तेजी से बाहर निकला। वह इतना तेज था कि रईस महिला को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। इससे पहले ही उसने उसका मुंह बंद कर दिया। रईस महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका विरोधी उसकी ताकत के आगे बहुत भारी था और धनुष द्वारा आसानी से काबू कर लिया गया। हिलो मत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस चुप रहो और जो मुझे चाहिए वह मिलते ही मैं चला जाऊंगा। धनुष ने स्थानीय भाषा में ये कहा। रईस महिला धनुष की बातें सुनकर केवल सिर हिला सकी। इस पल वह समझ गई कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर है और वह उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरे पक्ष को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला था, इसलिए वह केवल चुपचाप सहयोग कर सकती थी। बहुत अच्छे। धनुष ने रईस महिला को सिर हिलाते देखा तो उसने जल्दी से उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर उसे एक कंबल से बांध दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हो गई। धनुष ने इस रईस महिला के मामले को निपटाया और जल्दी से काम पर लग गया। जल्द ही उसने कमरे के अंदर गुप्त रास्ता खोज लिया। धनुष ने गुप्त रास्ते को देखकर मुस्कुराया, फिर अंदर चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? रईस महिला ने जब देखा कि धनुष ने गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है तो उसके माथे पर तुरंत शिकन आ गई और उसके चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। गुप्त रास्ते के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे, तो ऐसा लगता है कि उसकी टीम में कोई गद्दार था।